स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी व्यापम और हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो जो है हम लोग डिस्कशन जो है करने वाले हैं। जैसे ही इकोनॉमिक्स के बाद जो है हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाद जो है जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन के लिए जो है हम लोग छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू क्वेश्चन जो है डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत फास्ट मैनर में होगा, जो कि आपका रिवीजन की तरह जो है क्या होगा, काम जो है आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गाडगिल फॉर्मूले ने भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को प्रभावित किया था। मतलब बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है कि हमारे भारत देश में भी 12 जो है क्या बोलते हैं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, टोटल 12। ठीक है, आखिरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये 2012 से 2017 के बीच में थी। तो आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो थी जो कि गाडगिल फॉर्मूले से या उस पर बेस्ड थी। तो 1961 से लेके 1966 तक जो तीसरी जो हमारी क्या थी, जो पंचवर्षीय योजना थी, इसको जो है गाडगिल योजना या गाडगिल फॉर्मूले के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि कृषि में हम लोगों को क्या करना है, सुधार करना है करके। लेकिन इसी समय क्या होता है, 1961 से लेके 1966 तक हमारा भारत देश जो है दो पड़ोसी देशों के साथ युद्ध में उलझ जाता है। एक तो 1962 में भारत चीन का युद्ध होता है और एक होता है 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध। और इस युद्ध के कारण से जो ये जो योजना रहती है पूरी तरीके से क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, असफल रहती है। और इसमें जो लक्ष्य रखा जाता है कि हम आर्थिक विकास दर जो है कितना रखेंगे, वृद्धि दर जो है 5.6 रखेंगे करके, लेकिन हमको प्राप्त कितना होता है, 2.4% वृद्धि दर जो है प्राप्त होती है। तो ये क्या है, सभी पंचवर्षीय योजनाओं में से सबसे ज्यादा असफल रहने वाली यही योजना। इसका कारण है युद्ध और सूखा। ठीक है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, ये इसी समय जो है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है हमारे भारत देश में 5 आईआईटीज जो है क्या किए गए थे, खोले गए थे। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, सेकेंड पंचवर्षीय योजना, ये किस पर बेस्ड था हमारा, ये था पीसी महालनोबिस पर जो है क्या था, बेस्ड था। और ये किस पर था, ये आपका औद्योगिक विकास पर जो है क्या था, ज्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, इसमें जो है क्या होता है, 19 क्या बोलते हैं, इसके तहत जो है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपका अलग अलग औद्योगिक केंद्र खोले गए थे। राउल किला हो गया, भिलाई इस्पात संयंत्र हो गया, क्या बोलते हैं, और भी जो औद्योगिक बड़े बड़े जो खोले गए थे वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है खोला गया था। तीसरा तो हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद जो है इसके अलावा जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो जो है क्या था, आपका जो है क्या बोलते हैं, बैंकों से संबंधित था। कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है क्या किया गया था, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसी समय जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। परिवार नियोजन चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू किया गया था। तो एक बार जो है आप पंचवर्षीय योजना के बारे में क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाइएगा, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो कल अगर आपने वीडियो को देखा होगा, इसके वीडियो को, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे करंट अफेयर्स के या फिर क्या बोलते हैं पॉलिटी के, तो पॉलिटी के वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो था उसके तहत जो है क्या क्या परिवर्तन किया गया था। तो उसी 1935 के अधिनियम के तहत जो है आरबीआई के जो है क्या हुई थी, स्थापना जो है की गई थी, जिसका 1949 को क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण जो है कर दिया गया था। तो आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है, भारतीय स्टेट बैंक को पहले इस नाम से जाना जाता था। तो भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, भारतीय स्टेट बैंक को पहले जो है इंपीरियल बैंक के नाम से जो है जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा किस बैंक के नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक के नाम से जो है जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका 1955 में जो है क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसको जो है भारतीय स्टेट बैंक का नाम जो है दिया गया था। इसको ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, तो कब किया गया था राष्ट्रीयकरण अगर पूछा जाएगा तो 1 जुलाई 1955 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण जो है कर दिया गया था। ठीक है, जो इंपीरियल बैंक है ओरिजिनली इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1921 में जो है क्या हुआ था, जो आपका बैंक ऑफ बॉम्बे था, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी में जो खोली गई थी ना, इन तीनों को जो है आपस में मर्ज करके इंपीरियल बैंक की स्थापना जो है की गई थी।
तो आरबीआई का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? जो आपके बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो बैंक थे उसको विलय करके किया गया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में जो है दिया गया था? ठीक है, तो गरीबी हटाओ जो है ये आपका मोरारजी देसाई के समय में जो है, उस समय जो है आपका 5वीं जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय जो है इसका नारा को जो है दिया गया था। और इसकी अवधि क्या थी? 1974 से लेके 1978 तक, 4 सालों तक जो है ये चला था, क्योंकि इसके बाद जो सत्ता परिवर्तन हो गया था तो ये 5 साल तक नहीं चल पाया था। ठीक है, तो मोरारजी देसाई की सरकार जब 1978 में आती है तो इसको समाप्त कर देती है। ठीक है, तो इसमें गरीबी हटाओ हो गया, रोजगार हो गया, न्याय हो गया, कृषि उत्पादन हो गया, ये सभी बातों पर जो है क्या किया गया था? फोकस जो है किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 तक की जो अवधि है, जो कि लास्ट पंचवर्षीय योजना हमारे भारत देश की है। ठीक है, अच्छा यहां पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, जब इंदिरा गांधी उस समय क्या थी? प्रधानमंत्री थी। लेकिन जब 1978 के बाद इलेक्शन होता है, मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, तो मोरारजी देसाई सरकार जो है क्या करती है? इस पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले खत्म कर देती है। ठीक है, तो किसके टेन्योर में हुआ था अगर पूछा जाएगा तो इंदिरा गांधी के समय में। और किसने बंद करवाया अगर ये पूछा जाएगा तो मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा जो है इसको समाप्त जो है करवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, आजीविका और अवसरों के साधन के रूप में काम करना चाहिए, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत रत्न हमारे जो डॉक्टर क्या बोलते हैं, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन के द्वारा जो है यह कथन जो है दिया गया था। चलिए, भारत बिजली निर्यात करता है। भारत जो है हमारा रिसेंटली जो है ये अभी न्यूज में इसलिए आ गया है कि किसको बिजली निर्यात करता है, क्योंकि अभी बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है। वहां के प्रधानमंत्री को आप सबको पता है कि स्थिति क्या है। तो अडानी ग्रुप जो है वो स्पेशली क्या है, डेडिकेटेड था एक यहाँ पर बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने के लिए ही उसने क्या कर रखा था, एक जो है प्लांट इंस्टॉल करके रखा था। तो लगभग लगभग जो है 800 मिलियन रुपीस का जो बिजली बिल ये आपका क्या है, सिर्फ अडानी ग्रुप का बकाया है। इसके अलावा और भी जो सरकारी कंपनियां वो भी क्या कर रही थी, बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रही थी, तो उसका भुगतान जो है अभी तक नहीं हो पाया है। इसीलिए ये बिजली सप्लाई जो है अभी न्यूज में है और चांसेस बहुत ही कम है कि बांग्लादेश जिस स्थिति से अभी गुजर रहा है ये इस बिल का भुगतान जो है करेगा। तो किसको बेचता है याद रखिए, बांग्लादेश। और कौन सा ग्रुप बेचता है अगर बोलेगा तो अडानी ग्रुप जो है बेचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए यहां पर है कि 1 रुपए के नोट जारी किए जाते हैं। तो 1 रुपए के जो नोट है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये आपका भारत सरकार के द्वारा जो है क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। याद रखिएगा कि 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। इसके अलावा जितने भी नोट होते हैं, 2 के, 5 के, 10 के, 20 के, 1000 के, जितने भी नोट्स होते हैं वो सब कौन जारी करता है? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जारी करता है। और 1 रुपए के नोट पे जो है जो वित्त विभाग के जो सेक्रेटरी होते हैं या वित्त सचिव जो होते हैं उनका जो है साइन रहता है। ठीक है, ये इसका स्पेशल जो है क्या है, इनका अधिकार है। और इस पर जो है मैं धारक को इतना रुपए वचन देता हूं जो लिखा रहता है, बाकी नोटों में इस प्रकार का कोई भी नोट जो है नहीं लिखा रहता है। तो सिर्फ 1 रुपए का नोट जारी करता है आपका वित्त विभाग, मतलब भारत सरकार, जिस पर जो है वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। बाकी सारे नोट जारी करने की जो शक्ति है किसके पास है? हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास है। 9वां प्रश्न है, देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त मौसम कौन सा है? मार्च से लेकर अप्रैल का महीना, सितंबर से लेकर दिसंबर का महीना, जनवरी से जून का महीना या फरवरी से अप्रैल का महीना? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें जनवरी से जून के महीने को क्या कहा जाता है? सुस्त मौसम का जो है कहा जाता है बाजार के दृष्टिकोण से। क्योंकि जनवरी से जून के बीच में क्या होता है, कोई बहुत बड़ा जो है हमारे यहाँ त्योहार वगैरह या कुछ धार्मिक कार्यक्रम वगैरह नहीं होते, तो इसीलिए जो है क्या होती है, मार्केट जो होता है वो सुस्त होता है। ठीक है, बाकी आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें कुछ ना कुछ त्योहार आपको देखने को मिलेंगे। दीपावली हो गया, दशहरा हो गया, और भी जो है क्या बोलते हैं अलग अलग, क्रिसमस हो गया। तो
तो ये सारे समय के बीच में ना मार्केट में रौनक ज्यादा होती है, खरीदी बिक्री ज्यादा होती है, लेकिन जनवरी से जून के बीच में जो है कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य माना जाता है। मतलब अगर हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखें तो इसके लिए कौन कौन सी बातें जो है वो सही है। पहला देखिए दिया हुआ है, सस्ता और किफायती ऋण देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये बात सही है कि अगर भारत के लोगों को या यहाँ के रहने वाले जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर उनको जो है सस्ता और किफायती ऋण अगर मिलेगा तो इससे जो है हमारे भारत देश का विकास जो है क्या होगा, तीव्र गति से जो है हो सकता है। अगर पैसा होगा कंपनी के पास, प्लांट के पास, लोगों के पास, तो वो क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी में और ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है, यह आवश्यक है कि बैंक और सहकारी समितियां विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अपने उधार में वृद्धि करें ताकि ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता कम हो। यह बात भी सही है। जो गांव में जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी खेती वेती को करने के लिए जो है ज्यादातर साहूकारों से जो है कर्ज लेते हैं, और साहूकारों वगैरह से जो कर्ज लिया जाता है उसका जो ब्याज दर होता है काफी ज्यादा होता है। तो जब पे करने की बारी आती है तो किसान का आधा से ज्यादा पैसा तो उसी ब्याज के भुगतान में चला जाता है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो भी सहकारी बैंक हैं और जो ग्रामीण बैंक हैं उनको गांव के क्षेत्रों में जो है क्या करना चाहिए, ज्यादा लोन देना चाहिए सस्ते दामों पर, ताकि जो किसान है उनका शोषण थोड़ा सा कम हो सके और उनको खेती में जो है लाभ ज्यादा हो सके। इसीलिए विशेष रूप से जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी राज्य ग्रामीण बैंक शुरू किया गया है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस बैंक, इस तरीके के बहुत सारे बैंक जो है शुरू किए गए हैं खेती के लिए। तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है, सहकारी बैंकों के माध्यम से जो है लोन दिया जाता है बिना ब्याज के, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, वहां का विकास जो है हो सकता है। और साहूकार हो गया या गांव के कोई दूसरा जो धनी व्यक्ति हो गया जिससे उधार लिए जाते हैं, जिसको अनौपचारिक स्रोत कहा जाता है, उस पर निर्भरता क्या होगा, कम हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा है, औपचारिक क्षेत्र के ऋणों का विस्तार करने की आवश्यकता है, हर किसी को ऋण मिलना चाहिए। ये भी सही है। औपचारिक मतलब जो बैंकों के माध्यम से जो लोन दिया जाता है ना उसको औपचारिक कहा जाता है। तो औपचारिक क्षेत्र का जो भी ऋण है उसको विस्तार करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या क्या बहुत अच्छा जो है गांव गांव के बीच बीच में जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की शुरुआत कर दी गई, जो कि किसानों के लिए डेडिकेटेड लोन देता है। जो सोसाइटीज होती हैं जहां पर धान की खरीदी बिक्री की जाती है उसके माध्यम से भी प्रति एकड़ जो है 10 से 15 हजार के बीच में जो है आपको क्या होता है, लोन जो है दिया जाता है। तो यह बात भी आपका क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, उपभोक्ता को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है, सही को पहचानिए। उपभोक्ता को किस बात का अधिकार है, तो उपभोक्ता को सूचना का अधिकार जो है ये उसको मिलना चाहिए, ताकि वो जो भी सामान खरीद रहा है उसके क्या लाभ होंगे, क्या उसके नुकसान हैं, क्या क्या किस चीज से बना है, उसके बारे में पूरा डिटेल जानने का अधिकार किसके पास है, कोई भी ग्राहक के पास है। तो अगर आप भी कोई भी सामान लेने जाते, जैसे मोबाइल लेने जाते हैं, तो मोबाइल कितने का है, कहाँ से बनकर आया है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या डिस्काउंट है, क्या इसका कैमरे का फीचर्स है, क्या बैटरी, ये आपको पूरा का पूरा अधिकार जो है ये आपको मिला हुआ है। तो कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो आप उसके बारे में पूरी तरीके से सूचना जो है आप दुकान वाले से जो है ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है। तो एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र जो है आपका मुरी एल्यूमिना संयंत्र, ये भारत का क्या है, सबसे पुराना जो है आपका एल्यूमिनियम रिफाइनरी सेंटर है। देखिए, मुरी वर्क्स ऑफ हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भारत की पहली एल्यूमिना रिफाइनरी है, जो कि 1948 में तत्कालीन भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा शुरू की गई थी। 2005 में क्या क्या हिंडाल्को ने जो है ये आपका जो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी है इसका अधिग्रहण करके अपने साथ जो है क्या कर लिया था, विलय कर लिया था। अब ये जो मुरी है आपका, ये झारखंड राज्य की राजधानी रांची से 65 किलोमीटर दूर छोटा मुरी में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर जो है क्या है, ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है। इस टाइप का प्रश्न जो है व्यापम जरूर पूछता है कि इसमें से कौन सा जो है आपका वर्गीकरण सही नहीं है, या आपको फुल फॉर्म भी जो है पूछ देता है, ठीक है। तो जैसे देखिए, B2C मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। ये बात बिल्कुल सही है कि आप बिजनेस टू कस्टमर, जैसे क्या होता है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग सीधा करते हैं और सीधा कस्टमर को बेचते हैं, ठीक है, ये बात भी सही है। D2D डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर, ये बात भी आपका सही है।
C2C कस्टमर टू कस्टमर और B2B, अच्छा ये चारों में से कौन सा बात जो वर्गीकरण नहीं है ये पूछा जा रहा है ना। तो देखिए आपका ये तो है बिजनेस टू बिजनेस तो है, सॉरी B2C है। आपका वितरक से वितरक, डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर, इस तरीके का कोई भी ई कॉमर्स जो है अभी तक हमारे भारत में जो है D2D वाला वर्गीकरण जो है नहीं है। तो बिजनेस से कस्टमर तक है, कस्टमर टू कस्टमर है। जैसे कस्टमर टू कस्टमर में हम जो क्या करते हैं, जो सामान खरीदने जाते हैं ना बाजारों में, वो आपका क्या है, कस्टमर टू कस्टमर है, जैसे सब्जी भाजी वगैरह, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस क्या होते हैं, बड़े बड़े जो क्या होते हैं इंडस्ट्रीज जो होती हैं, बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, रिटेलर या जो थोक व्यापारी होते हैं उनको बिजनेस टू बिजनेस क्या करती हैं, सामान जो है बेचती हैं। तो B2C है, C2C है और B2B भी है, ठीक है। आपका वितरक टू वितरक या डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर इस तरीके का वर्गीकरण नहीं है। तो ई कॉमर्स में टोटल 5 तरीके की श्रेणियां हैं, जैसे व्यापार से व्यापार मतलब बिजनेस टू बिजनेस, उसके बाद है व्यापार से उपभोक्ता, बिजनेस टू कस्टमर, सरकार से गवर्नमेंट, G2C सरकार से व्यापार, जैसे आपका अभी सरकार ने जो है आटा वगैरह कुछ चालू किया था ना, सरकार सीधा उसको बेचेगी करके, भारत आटा करके, तो सरकार सीधे किसको बेच रही, कस्टमर को बेच रही है। उपभोक्ता से व्यापार ये भी है, उपभोक्ता से उपभोक्ता ये भी बात जो है क्या है आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का संचालन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 1995 से जो है नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी इंडिया का संचालन जो है किया जाता है, ठीक है। तो 1995 के अधिनियम के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि क्या करती है, भारत में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रबंधन के लिए क्या है, एक नोडल एजेंसी है, और ये क्या करती है, उसका मेंटेनेंस करने का काम जो है करती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले, ये आपका PDF इसका मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे हाईलाइटेड होकर, तो इसको आप बाद में अपना रिवीजन करने के लिए भी जो है यूज जो है कर सकते हैं। अभी आप वीडियो की स्पीड को 2x करके भी सुन सकते हैं, बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा हो सकता है या ऐसा है करके, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। तो जब भी आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, वीडियो ऑन करिए, आंख बंद करिए, उसको ध्यान से सुनते जाइए, तो आपको आंसर जो है याद रहेगा। सुना हुआ चीज ज्यादा समय तक याद रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय कहाँ है? मतलब आपको कहा जा रहा है IRDA, ठीक है। तो आपको यहां पर बताना है कि इंडियन आपका जो बीमा से संबंधित जो है ना, उसका रेगुलेटरी जो है कौन है? तो इसका आंसर है हैदराबाद में जो है आपका भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है, जो कोई 1999 में मल्होत्रा समिति के रिपोर्ट के आधार पर जो है इसकी स्थापना जो है की गई थी। चलिए इसका उद्देश्य क्या है कि बीमा बाजार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बढ़ते हुए उपभोक्ता विकल्प और कम प्रीमियम के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाएं, ये इसका मुख्य काम है। बीमा से संबंधित जो भी काम होता है वो IRDA जो है करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक नहीं है? कौन सा अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र? अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि जो RBI में क्या है, लिस्टेड है, जो RBI से लोन ले सकते हैं, उनके गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और वहां के अनुसूची 2 में रजिस्टर्ड है, उनको कहा जाता है अनुसूचित सार्वजनिक बैंक। तो कैनरा बैंक है, यूको बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, आपका जो बंधन बैंक है, ये बंधन बैंक आपका प्राइवेट बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक किसको कहते हैं? वे बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं, जो RBI से बैंक दर पर ऋण लेने के लिए प्राप्त हैं, जमा और समाशोधन जैसी अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, उसको अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो है कहा जाता है, ठीक है। बंधन बैंक जो है आपका अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है। अब देख लीजिए केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1906 में जो है हुई थी। यूको बैंक की स्थापना 1943 में हुई थी, ठीक है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से कम है तो यह अपेक्षा की जाएगी। जैसे कि देखिए किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर ग्रोथ करना है तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी को 0% पर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर किसी भी इकोनॉमी की बेरोजगारी दर अगर 0% हो जाती है तो वहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए जो है क्या होता है, एक नेचुरल जो है आपका बेरोजगारी दर जो है होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, मान लीजिए कि हमारे भारत देश में ये कहा जाता है
कि हमारे भारत देश की इकोनॉमी को अगर अच्छे से ग्रोथ करना है तो भारत देश में कम से कम 5% जो है नेचुरल बेरोजगारी दर जो है होना चाहिए, जिससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा और हमारा देश क्या करेगा, प्रगति जो है अच्छे से करेगा। यह मान लेते हैं कि यह हमारा प्राकृतिक दर है, यह आपका प्राकृतिक दर हो गया। लेकिन मान लेते हैं कि जो वास्तविक बेरोजगारी दर है, सरकार की योजनाओं के कारण या भारत देश में ऐसा कुछ काम हुआ जिससे बेरोजगारी दर घटकर जो है कितना परसेंट हो गया, 2% हो गया। तो बेरोजगारी दर 2% हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 100 में से 5 लोग बेरोजगार थे, अब 100 में से 2 लोग बेरोजगार हैं। मतलब पहले जो है 95 लोगों के पास ज्यादा पैसा था, अब जो है 98 लोगों के पास पैसा जो है आ गया है। तो बेरोजगारी दर का कम होना, इसका मतलब यह होता है कि लोगों के जेब में पैसा ज्यादा होना। अगर लोगों के जेब में पैसा ज्यादा होगा तो वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग है वो क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, जिसके कारण से महंगाई की दर में भी क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि जो है होगी। तो अगर एक इकोनॉमी को क्या करना है, प्रॉपर वे में ग्रोथ करना है, तो वहां पर एक नेचुरल जो है बेरोजगारी दर होना चाहिए। अगर उस बेरोजगारी दर से बेरोजगारी दर घटकर कम हो जाती है तो महंगाई बढ़ेगी, और अगर बेरोजगारी दर बढ़ जाती है तो महंगाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा जो है नहीं आएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा कि नेचुरल से अगर कम होता है तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा। नेचुरल बेरोजगारी से ज्यादा होगी तो वहां पर लोगों के पास पैसा कम रहेगा, तो महंगाई क्या होगी, कम होगी। तो पहला जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। यही बात यहाँ पर जो है लिखी हुई है, आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। मुद्रास्फीति क्या होता है, एक निश्चित समय में क्या होता है, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब स्फीति किसको कहा जाता है कि जब एक निश्चित समय में क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार घटती रहती हैं, तो इसको अपस्फीति जो है कहा जाता है। मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या होता है, मुद्रास्फीति जनित ऐसी स्थिति होती है जहां पर आर्थिक विकास बहुत धीमा होता है और कीमतें बढ़ रही होती हैं। एक तो आपका विकास धीमा हो रहा है लेकिन कीमतें लगातार बढ़ रही है, इसको कहा जाता है मुद्रास्फीति जनित महंगाई या मंदी। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु और सेवाओं की कीमतें जो होती है बहुत तेजी से क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, जो कि क्या है, आपके किसी भी इकोनॉमी के लिए खतरे की जो है घंटी है, वो लास्ट स्टेज है। इसके बाद आप क्या हो सकता है, आपका इकोनॉमी जो है दिवालिया या पूरा मंदी में जो है जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यदि लोग जमा के बजाय अपने पास नकदी रखना पसंद करते हैं तो देश की मुद्रा आपूर्ति पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव जो है दिखाई देगा। अब देखो, लोग क्या करेंगे, अगर पैसा को अपने पास जमा करके रख लेंगे, मार्केट में उसको सर्कुलेट नहीं करेंगे, तो इसके कारण से क्या होगी, देश में जो मुद्रा आपूर्ति हो क्या हो जाएगी, घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी। अब लोग जो है करोड़ों करोड़ों रुपए को लेकर जेब में बैठकर या पेटी में बैठकर अगर बंद कर देंगे तो मार्केट में सर्कुलेशन कम हो जाएगा, पैसे की कमी हो जाएगी। तो मार्केट में पैसे की कमी होगी तो मुद्रा आपूर्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे एक होता है आपका जो है कैपिटलिस्टिक होता है, एक सोशलिस्ट होता है, एक आपका मिक्स्ड होता है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि मिक्स्ड कौन सा है। तो देखो, जहां पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है बोलते हैं। जैसे हमारे भारत देश में बहुत सारे चीजें ऐसी, जैसे रेल परिवहन है, रेल परिवहन सरकार द्वारा चलाया जाता है। बस परिवहन जो है निजी क्षेत्रों के द्वारा चलाया जाता है। एरोप्लेन वगैरह जो होते हैं वो निजी और सरकारी कंपनियां दोनों चलाती हैं। जैसे जियो हो गया, जियो जैसे अगर मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो जियो प्राइवेट है, बीएसएनएल आपका सार्वजनिक है। तो जहां पर दोनों मार्केट में जो है क्या होता है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, उसको मिश्रित जो है कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में तिलहन उत्पादन में भारत का क्या स्थान है। तो तिलहन उत्पादन में भारत का जो है क्या है, चौथा स्थान है तिलहन के उत्पादन में। तो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर कौन है, तो तिलहन उत्पादन में अमेरिका पहले नंबर पर है, चीन दूसरे नंबर पर है, और ब्राजील जो है आपका क्या है, तीसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत में बीमा क्षेत्र में कितनी एफडीआई की अनुमति है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफडीआई से क्या होता है कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है हमारे भारत देश में आता है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में जो है एफडीआई लिमिटेड है और बहुत सारे क्षेत्रों में जो है एफडीआई खुली है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बीमा क्षेत्र में कोई बाहर का आदमी कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, एफडीआई कितना लगा सकता है। तो 100% एफडीआई की जो है अनुमति है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी बीमा कंपनी में अपना 100% जो है क्या कर सकता है, उसका शेयर जो है ले सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह मतलब आपको पता होगा कि समुद्र में क्या होता है, 24 घंटे में 12 घंटे जो है पानी क्या होता है, समुद्र से जो है ऊपर की ओर चढ़ता है और 12 घंटे ऊपर से नीचे की ओर जाता है, जिसको हम लोग ज्वार और भाटा बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो कि इस सिद्धांत पर जो है आपका काम करता है? तो आंसर है कोलकाता बंदरगाह जो है आपका बंदरगाह हुगली नदी के बाएं किनारे पर जो स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी से लगभग 128 किलोमीटर दूरी है। हुगली नदी का पानी इतना गहरा नहीं है कि बड़े जहाज उसमें प्रवेश कर सके, लेकिन क्या होता है, जहाज क्या करते हैं, जो बढ़ते जो ज्वार होते हैं उसी समय क्या करते हैं, इसमें प्रवेश कर जाते हैं हुगली पे, और जब ज्वार क्या होता है पीछे जाने लगता है तो उस समय क्या होते हैं, समुद्र में चले जाते हैं। तो इसका आंसर है ज्वारी सिद्धांत पर कौन काम करता है? कोलकाता। चलिए, 1991 के एलपीजी सुधारों के बाद, एलपीजी का मतलब वो गैस वाला एलपीजी नहीं है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, जो कि पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह सरकार के समय, जो उस समय वित्त मंत्री थे, उस समय एलपीजी को लाया गया था। तो भारत की पहली निजी एयरलाइन कौन सी थी? तो ईस्ट वेस्ट नाम से जो है उस समय जो है एक निजी एयरलाइन जो है चालू की गई थी 1991 के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, भारत में बिजली उत्पादन के लिए किस प्रकार के कोयले का अधिकतर उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ये जो ऑप्शन है ना, ये कोयले के क्वालिटी के आधार पर है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट होता है, जो कि जम्मू कश्मीर वाले एरिया में मिलता है। विटामिन्स आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये सब में मिलता है। लिग्नाइट आपका तमिलनाडु, कर्नाटक ये वाले क्षेत्र में मिलता है। और पीट जो होता है, ये सबसे निम्न स्तर का कोयला जो है होता है। तो भारत में जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का एंथ्रेसाइट है, सबसे खराब क्वालिटी का पीट है। लेकिन कोयले का अधिकतर उपयोग जो हमारे भारत देश में होता है वो बिटुमिन्स कोयले का उपयोग होता है, क्योंकि हमारे भारत देश में मेजरली जो है बिटुमिन्स कोयला जो है ज्यादा पाया जाता है, जिसमें जो है कार्बन कंटेंट ठीक ठाक जो है रहता है। एंथ्रेसाइट में कार्बन का कंटेंट जो होगा 80-85 से ज्यादा होता है, ठीक है। बिटुमिन्स में 70 से 80-85 के बीच में जो है होता है। चलिए, तो यहां पर देख लीजिए, बिटुमिन्स कोयले का उपयोग जो है किया जाता है। ये कहां कहां पे मिलता है आपका? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब जगहों में जो है मिलता है। अगला प्रश्न है, देखिए यहां पर, विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार किस देश के पास है? तो सेंट्रल एशियाई जो कंट्री है कजाकिस्तान, इसके पास जो है क्या दुनिया का सबसे ज्यादा जो है यूरेनियम का भंडार है। इसके बाद कनाडा है, फिर दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। कजाकिस्तान के पास जो 304,000 मीट्रिक टन यूरेनियम का क्या है? भंडार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है क्या कहलाता है? देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर ना तो निर्यात होता है, ना तो आयात होता है, ना तो बाहर से कोई सामान अंदर हमारे किसी देश में आता है और ना उस देश का सामान किसी दूसरे देश में जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग बंद अर्थव्यवस्था। इसका अभी प्रेजेंटली बेस्ट एग्जांपल अगर हमें देखना होगा कि बंद अर्थव्यवस्था अगर कहा जाए अभी वर्तमान स्थिति में, तो लगभग लगभग आपका जो नॉर्थ कोरिया है, उत्तरी कोरिया, वहां के जो इकोनॉमी है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बंद अर्थव्यवस्था जो है बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं अमेरिका के, अलग अलग देशों के कारण। तो नॉर्थ कोरिया क्या करता है, ना तो सामान ज्यादा इंपोर्ट कर पाता है, ना तो एक्सपोर्ट कर पाता है। तो ये आपका क्या है? बंद अर्थव्यवस्था जो है कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूल्य ह्रास को परिभाषित करता है? अग्नि दुर्घटना में संयंत्र का नष्ट हो जाना, गलत। आपका समय के साथ टूट फूट के कारण उपकरणों का नुकसान, ये बात सही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख का एक बाइक खरीदा और उसको आप 6 साल बाद बेचने जा रहे हो, 6 महीने बाद बेचने जा रहे हो, तो क्या 1 लाख में जो आपने खरीदा है वो सामान 1 लाख में ही बिक जाएगा क्या? गलत। वो आपका 50-60 हजार रुपए में बिकेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको यूज कर लिया। तो यूज करने के कारण से उसमें क्या होता है? मूल्य का ह्रास होता है। उसी मूल्य ह्रास को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर समय के साथ टूट फूट के कारण उपकरणों का नुकसान कहा जाता है। जैसे आप मोबाइल लिए, आप 20 हजार में मान लो मोबाइल लिए, आप उसको 15 दिन बाद बेचने जाएंगे तो 20 हजार में नहीं बिकेगा, क्योंकि आपने उसका यूज कर लिया। यूज करने के कारण उसका मूल्य ह्रास जो है कम हो जाता है, ठीक है। तो बी जो है इसका क्या है? सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, को कम कर देता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कोई भी बैंक जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि अभी हमारे पास एक उदाहरण के लिए एक बैंक ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कैनरा बैंक, ठीक है। अब कैनरा बैंक में मान लो आप 100 रुपए पैसा जमा करने गए, तो कैनरा बैंक क्या करता है, उस 100 रुपए में से
कुछ रुपए को जो है आरबीआई के पास जमा करता है। और कोई भी बैंक जो कि क्या करता है, कैश के फॉर्म में आरबीआई को जमा किए गए, उपभोक्ताओं के द्वारा जमा किए गए राशि को जब वो आरबीआई के पास जमा करता है तो उसको कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात। तो जितने भी बैंक होते हैं, चाहे एसबीआई हो, इंडियन बैंक हो, यूको बैंक हो, कैनरा बैंक हो, कोई भी उपभोक्ता, कोई भी कस्टमर उस बैंक में जाकर जितना पैसा डिपॉजिट करता है उसका कुछ हिस्सा वो जो बैंक होते हैं वो आरबीआई को जो है जमा करते हैं। लगभग सीआरआर जो होता है आपका 4 से लेकर 6% के बीच में होता है। मतलब हर 100 रुपए में से 4 से 6 रुपए जो है बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि पहले जो है आरबीआई ने जो है सीआरआर को रखा था कुछ देर के लिए, मान लेते हैं 10%। मतलब हर बैंक को जो भी कस्टमर पैसा जमा कर रहा है उसका 10% जो है क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। तो 90 रुपए अब बचे उसके पास। मैं यहाँ पर और बाकी चीजों को नहीं जोड़ रहा हूं ना, एसएलआर और भी अलग अलग रिजर्व होते हैं, उसको मैं गिन नहीं रहा हूं। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे कि सर फिर कैसे एग्जांपल दे रहे हैं आप करके। तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आरबीआई जो है सीआरआर जो है जमा करता है, एसएलआर और बैंक जो खुद के पास जो पूंजी रखता है उसको छोड़ देते हैं। तो 10 रुपए आरबीआई के पास जमा किया, तो लोन देने के लिए उसके पास कितना पैसा बचा है, बैंक के पास 90 रुपए। तो 90 रुपए को क्या कर सकता है, बाजार में जो है लोन दे सकता है। अब क्या हुआ कि आरबीआई ने क्या किया, सीआरआर को कम कर दिया, 10 से घटाकर मान लो 5% कर दिया। तो अब बैंकों को 100 में से 5 रुपए जमा करना पड़ेगा। तो अब इनके पास लोन देने के लिए कितना पैसा बचेगा, 5 रुपए आरबीआई को दे दी, कितना बचा, 95 रुपए। तो पहले कितना था, 90, अब कितना हुआ, 95। तो बाजार में ऋण देने के लिए क्या हुआ, ज्यादा पैसा अवेलेबल हुआ कि नहीं हुआ, तो आंसर है यस। तो अगर सीआरआर कम होता है तो ऋण सृजन क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका उल्टा है, अगर सीआरआर ज्यादा हो जाएगा तो बाजार में ऋण की उपलब्धता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप आपको सीआरआर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। सीआरआर वो राशि होती है जो कि बैंकों को कस्टमर से लिया जाता है और आरबीआई के पास जमा किया जाता है। फिर जो बचता है उसको बैंक क्या कर सकते हैं, लोन के रूप में बाकी लोगों को बांट सकते हैं। तो सीआरआर कम होगा तो मार्केट में पैसा जो है ज्यादा जाएगा और लोन जो है क्या होगा, लोगों को ज्यादा मिलेगा। पहला पूर्ण भारतीय बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो भारतीयों के द्वारा जो स्थापित किया गया जो पहला बैंक था 1894 में, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, जो कि आज भी कार्यरत है, 1894 में जो है किया गया था। चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न हम लोग देखते हैं, निःशुल्क वस्तु क्या है। तो निःशुल्क वस्तु हम लोग उसको बोलते हैं जिसका अवसर लागत क्या होता है, हमारा शून्य होता है। अब अवसर लागत क्या होता है, देखिए कि ऐसा कोई भी वस्तु या ऐसा कोई भी उपयोग में लाने वाला सामान जो कि दूसरों के लिए उपलब्ध तो है और उसको बिना डिस्टर्ब किए हम लोगों को जितनी मात्रा में चाहिए हम उतने मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। जैसे सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी हर आदमी के लिए उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा उपयोग करूंगा तो बाकी लोगों को कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। सूरज की रोशनी सबके लिए उपलब्ध है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको बिना डिस्टर्ब किए, सबके लिए तो अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम लोग सूर्य की रोशनी का ज्यादा उपयोग अगर करते हैं तो इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, निःशुल्क जो है हम लोग बोलते हैं वस्तु जो है कहते हैं। ठीक है, जैसे विचार हो गया, संगीत हो गया, हवा हो गया, लोगों के लिए उपलब्ध है, लेकिन हम अपनी टेक्नोलॉजी, हम अपने उपयोग के आधार पर इसका बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा उपयोग करते हैं, तो इसी को जो है कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अवसर लागत। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। बहुत ही जल्दी जो है आप छत्तीसगढ़ के जो है रिवीजन के वीडियोस आते जाएंगे, क्विक रिवीजन के वीडियोस जो है हम लोग लाते जाएंगे, जिसमें एक वीडियो में 50 से 100 क्वेश्चन जो है हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन जो है करेंगे। और 2-3 दिन पहले जो है आपके लिए वीडियोस जो है आना बंद हो जाएगा, ताकि आप अपना खुद से जो है सेल्फ रिवीजन जो है आप कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।